तो चाहे बात मैनपुरी की करें, खतौली की करें, रामपुर की करें, हर जगह दांव की बौछार है। तीनों सीटों पर उपचुनाव में सियासत ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। शिवपाल के बंगले के आवंटन पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जानकारी मिल रही है आवंटन पर संकट के बादल हैं और शिवपाल के आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार है। यूपी सरकार की सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है और आरोप ये लगाया है कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उपचुनाव में प्रचार के दौरान आजम खान का दर्द एक बार फिर से छलका है और उन्होंने यूपी सरकार पर शायरी से आरोपों की बौछार की है। वोट मांगते वक्त हालांकि उनके बोल भी थोड़ा बिगड़ गए। वहीं खतौली की बात करें तो सीएम योगी ने हुंकार भरी, विरोधियों पर सीएम ने प्रचंड प्रहार किया। लेकिन धर्म सिंह सैनी जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, भाजपा में फिर से उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर कुछ हुआ और उनकी ज्वाइनिंग टल गई। अब कहा जा रहा है कि 2 दिन के बाद मेरठ में ये ज्वाइनिंग हो सकती है। तो हर जगह जो पूरा मामला है वो दांव पेच का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब हमारे साथ जो कुछ खास मेहमान हैं उनका रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। और हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा। रामपुर से उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में मैनपुरी से नितिन जुड़ेंगे और खतौली से सनुज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आलोक जी आपके पास आते हैं। सनुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी ये बताइए कि जिस तरीके से दांव पेच चल रहा है, सियासत का आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसमें आजम खान ने एक बात आज और कही। उन्होंने कहा कि 4 सरकारों में अगर हम बीजेपी की तरह काम करते तो जन्म लेने वाला बच्चा भी जन्म लेने से पहले सोचता। यहां तक जंग पहुंच गई। ज्यादा परेशान कर दिया क्या आप लोगों ने? क्या आजम खान की बातों को आप गंभीरता से लेते हैं? मुझे तो याद है जब रामपुर की सीट वो हारे थे तब उन्होंने कहा कि बेईमानी हुई है, हमारे वोटर्स थे उनको वोट डालने नहीं दिया गया। अभी कल परसों जो उन्होंने मंच पे भाषण दिया, रो के जो भाषण दिया, उसमें वो कह रहे थे कि आप वोट डालने नहीं निकले, आप घरों से नहीं निकले, आप नैनीताल चले गए, आप एसी की हवा खा रहे थे, आप कूलर की हवा खा रहे थे। 2 चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती। प्रशासन और शासन अगर बेईमानी कर रहा था तो ये संभव नहीं। और दूसरी बात, अगर वोटरों ने आपको वोट नहीं दिया तो ये 2 बातें अलग अलग हैं। तो आजम खान अपनी सुविधा अनुसार कोई भी बात कर लेते हैं। अरे साहब, आपने जो गुनाह किया है उसके लिए आपको जेल नहीं मिलनी चाहिए तो क्या मिलनी चाहिए? अच्छा आप बताइए, मुझे बताइए कि अपने बेटे को, अगर नाबालिग बेटा है, उसे बालिग बनाने की इतनी जल्दी क्या थी आजम खान को? क्यों उन्होंने फर्जीवाड़ा किया? क्यों उन्होंने सर्टिफिकेट में नहीं? वो तो ये भी पूछ रहे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग भाजपा में भी हैं, बुलडोजर और कार्रवाइयां सब रामपुर ही क्यों घूम गई और कोई रास्ता दिखा नहीं कार्रवाइयों का? अरे बताइए ना साहब, भारतीय जनता पार्टी में कौन है जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और आप जैसा करप्शन उसने किया हो? मैं तो ये मानता हूँ और आप भी इसी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी अनैतिक काम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो किसी भी पार्टी का हो, वो भारतीय जनता पार्टी का भी हो या किसी और पार्टी का भी हो। इस पर बहस चल रही है और आज खतौली में जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे तो उन्होंने याद भी दिलाया वहां की जनता को कि मैंने आपसे वादा किया था कि 10 मार्च के बाद मैं गर्मी शांत कर दूंगा, शिमला मनाली का मौसम आ जाएगा। वो बात उन्होंने याद दिलाई। और खतौली का ही रुख कर लेते हैं, सनुज हमारे साथ बने हुए। सनुज, जो था पूरा भाषण था मुख्यमंत्री का, बुलडोजर का जिक्र किया उन्होंने, सुशासन का जिक्र किया, जो गर्मी और ठंडी की बात थी उसका भी जिक्र किया उन्होंने। ये सैनी साहब का मामला कैसे गड़बड़ा गया अचानक? वो भी आज मंच पर होने थे। हाँ देखिए, तमाम तैयारियां कर ली गई थी। लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों में सेंध लगाने का काम कर रही है। तमाम तैयारियां कर ली गई थी, उन्होंने भी दावा कर दिया था। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो दबी जबान जरूर कह रहे थे कि उनको यहां पर ज्वाइन कराया जाएगा, लेकिन कुछ नेता ये कह रहे थे कि मामला अभी थोड़ा खटाई में पड़ गया। उसके पीछे की क्या वजह है? पूरी तैयारी थी, हजारों उनके समर्थक थे। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इस बात का विरोध जता दिया था कि अगर धर्म सिंह सैनी की वापसी यहाँ पर कराई गई तो तमाम परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए इस मामले को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है। लेकिन चर्चा बहुत थी कि यहाँ पर बीजेपी बड़ा खेला करने जा रही है और यहाँ पर धर्म सिंह सैनी जो है वो आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी घर वापसी कर सकते हैं। चुनाव से ठीक, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयुष मंत्री थे
4 बार विधायक रहे हैं, अचानक से बीजेपी को छोड़ा, समाजवादी पार्टी में चले गए, जीत नहीं मिली तो फिर से घर वापसी करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी घर की वापसी में कई लोग रोड़ा बन गए हैं और शायद इसीलिए आज यहाँ जो घोषणाएं की जा रही थी, जो तमाम चीजें कही जा रही थी कि आज आ सकते हैं, वो नहीं आए। मामला क्या है, इसको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, तमाम जो बहस है वो छिड़ गई है। रही बात मुख्यमंत्री की, तो देखिए मुख्यमंत्री आज यहाँ खुलकर बोले, कवाल के बवाल का उन्होंने कई बार जिक्र किया और सबसे बड़ी बात यह रही कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को पूरी तरीके से निशाने पर रहा। सीधा कहा कि जिस वक्त यहाँ पर दंगे हो रहे थे और जो कवाल की घटना ये हुई थी, तब समाजवादी पार्टी उनका जो समर्थन है वो कर रही थी और राष्ट्रीय लोकदल पर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय लोकदल दाल में तड़का लगा रही थी। कई बार उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के नेता आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, लोकदल के नेता क्यों नहीं आए थे। जब कवाल का, सचिन और गौरव का मुख्यमंत्री ने यहाँ 3 बार नाम लिया और सीधा कहा कि यहाँ राजनीति का अपराधीकरण ना होने दे, कुछ कसर रह जाएगी तो बुलडोजर पूरी कर देगा। यानी मुख्यमंत्री का जो हर सियासी तीर था वो बिल्कुल निशाने पर था। पूरी ये बताने की कोशिश करी कि 2017 से पहले की खतौली की बात हो या मुजफ्फरनगर की बात हो, किस तरह की स्थिति थी और अब किस तरह की बिल्कुल सारी चीजें उन्होंने याद दिलाई। दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ पर खेला हुआ वो ये, बिल्कुल जो दूसरा यहाँ पर खेला हुआ ये आप देखिए कि जो प्रदीप ठाकुर हैं वो प्रत्याशी यहाँ निर्दलीय लड़ रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के मंच पर आकर उन्होंने भी सीधा यहाँ पर राजकुमारी सैनी को समर्थन कर दिया। और जो कवाल में जो गौरव मारे गए थे, जो गौरव के पिता हैं, उनकी माता यहाँ से चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय ताल ठोकी थी, लेकिन गौरव के पिता ने यहाँ आकर समर्थन कर दिया। तो ये बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिली है। पूरी जोर आजमाइश, पूरी कोशिश, कह रहे हैं ना कि आज मुख्यमंत्री यहाँ जो सियासी पारा है वो जमीन पर नहीं रहा, सियासी पारा आसमान पर, बिल्कुल आसमान पर था, लेकिन आसमान पर रामपुर का भी सियासी पारा है और वहां पर जो इमोशन फैक्टर आया है, आंसू फैक्टर आया है, उन सब के बीच एक नया तड़का उबैदुर रहमान आजम खान ने लगाया है और उन्होंने ये कहा कि 4 बार हम भी सत्ता में रहे, अगर हम भी कुछ कर देते तो पैदा होने से पहले बच्चा भी सोचता, इस स्तर पर चीजें आ गई। जी बिल्कुल अवधेश, जो रामपुर का चुनावी माहौल है वो गर्म हो चुका है। आज़म खान पिछले 3-4 दिन से जो सभाएं कर रहे हैं और जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो जाने जाते हैं कि अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, तो ये आज़म खान ने पूरे चुनावी माहौल को रामपुर में बदल के रख दिया है। एक के बाद एक वो सभाएँ कर रहे हैं, हर रोज़ एक सभा उनकी हो रही है और वो कभी इमोशनल हो रहे हैं, लोगों से 45 साल के अपने रिश्तों का वास्ता दे रहे हैं, अपने ऊपर हुई कार्रवाइयों का वास्ता दे रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4 बार वो सरकार में मंत्री रहे हैं, अगर उन्होंने इस तरह की जुल्म और ज़्यादती की होती तो बच्चा माँ के पेट में पैदा होने से पहले ये पूछता कि आज़म खान से पूछो कि बाहर आना है कि नहीं। ज़रूर ये आपत्तिजनक बयान है, लेकिन आज़म खान अपने इसी तरह के अंदाज से पहचाने जाते हैं और हम रामपुर में देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से आज़म खान ने माहौल को बदला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो बहुत कांटे की टक्कर भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच में होती नज़र आ रही है। कल को अखिलेश यादव आ रहे हैं और फिर परसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो जो चुनाव आखिरी पड़ाव में है और जो चुनाव प्रचार है, जिस तरह से आज़म खान जाने जाते हैं कि वो सभाओं के ज़रिए माहौल को बदल लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आज़म खान अपनी उसी रणनीति पर चल रहे हैं ताकि जो रामपुर में उनकी पिछले 45 सालों से जो उन्होंने जनाधार पैदा किया है और वो इस बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, तो यही वजह है कि आज़म खान अपने जो अंदाज है उसमें आ गए हैं और उसके साथ साथ इस बार वो अपने जज्बात, बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि जनता क्या रुख लेती है। मेजर आशुष चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत है, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। चतुर्वेदी जी, सवाल मेरा यही है आपसे कि जो बात आज़म खान ने कह दी, यही तो आरोप बीजेपी लगाती रही है कि असल में जो उनका असल में स्वभाव है यही है कि वो कुछ ऐसा करते हैं और बोलते हैं कि मामला बिगड़ जाता है। और अब जो उन्होंने बोला आपने सुना होगा, क्या लगता है कि इन चीज़ों से फिर बहुत ज़्यादा सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ जाता है इलेक्शन पर? देखिए, कहीं ना कहीं जो उनका बयान है वो उनके दर्द को बयान करता है। यहाँ समझना ये चाहिए कि अगर उन्होंने वाकई इतनी ज्यादतियां की होती तो आप छोड़ दीजिए कि एक बार चुनाव जीतना मुश्किल होता है और वो इतनी बार चुनाव कैसे जीत सकते थे। वो व्यक्ति, जनता आज किसी भी ऐसे व्यक्ति को दोबारा नहीं चुनेगी जो उसके खिलाफ काम करता हो, उन पे ज्यादती करता हो। तो ये जो दुष्प्रचार किया गया मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मैं समझता हूँ कि उनके बयान कुछ जरूर हैं जो गलत हैं, मैं मानता हूँ गलत है,
और वो उनके निजी बयान है, वो पार्टी के बयान नहीं है। वो हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं, अपनी बात को कभी कभी इस तरह कह देते हैं कि वो लोगों को बहुत चुभ जाती है, वो एक अन्य विषय है। लेकिन उन्होंने किया क्या है देखना हमें वो है। हमें ये नहीं देखना है कि किसने क्या बोला है, क्योंकि यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो केवल बोलते रहते हैं और उनके बोलने में आप देखिए कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। खाने को है नहीं भैया, कौन सी ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। 121 देश के सूचकांक में आज 117वें नंबर पे आ गए हैं भुखमरी में हम, और ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और विश्व गुरु बन जाएंगे और ऐसी बात है। तो फर्क है यहाँ कि हमने ये देखना है कि बोल क्या रहा है वो नहीं देखना है, कर क्या रहा है ये देखना है जमीन पे। तो वहाँ जो है कहीं ना कहीं वहाँ की जनता अभी भी जो है, मैं समझता हूँ आजम खान साहब के जो काम है जो उन्होंने वहाँ किया है, जो समाजवादी पार्टी ने जो किया है, जिसपे आज कहीं भी आप चले जाइए तो दिखाई देता है कि जो जो चीजें हम लोगों ने बनाई हैं उन पे केवल पत्थर जो है हटाए गए या उनके नाम बदले गए। अब जो नया विकास है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और एक वक्त आता है कि जब धर्म, जाति, ये सब चीजें पीछे छूटने लगती हैं, जब खाने को जो है पेट में वो ठीक है, ये मुद्दा अहम है। इस तरीके की बात हमारे साथ आलोक जी बने। आलोक जी, जो बात मेजर आशीष जी कह रहे हैं कि अगर आप भुखमरी के सूचकांक में आपकी हालत खराब हो जाए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें आपकी हालत खराब हो जाए, गिनी कोएफिशिएंट में आपकी हालत खराब हो जाए, तो क्या ये बातें अच्छी लगती हैं विश्व गुरु वाली? आप इनसे पूछेंगे तो इनको तो पूरा उत्तर प्रदेश गर्क में डूबा दिखता है। 2022 के इलेक्शन में भी इसी तरीके की बातें ये कर रहे थे। आप नतीजा देखिए ना, 37 साल बाद अगर योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के नहीं, वो अलग विषय है। आलोक जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ट्वीट करके तारीफ कर दे आपकी तो आप वो मान जाते हैं, और जो वैश्विक रिपोर्ट है वो आप लोग नहीं मानना चाहते। पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को चुना है तो इसलिए चुना है ना, दोबारा चुना है तो इसलिए चुना है क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश को बदला है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। इससे पहले का उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश क्या था? कहीं मुख्तार अंसारी हुआ करते थे और यही आजम खान एक इलाके के सरगना हुआ करते थे। क्या किया इन्होंने? जो विद्यालय बनाया उसमें किसकी जमीन ली इन्होंने? क्यों, किस तरीके का आरोप इनके ऊपर लगा है? आज ये जेल की बातें करते हैं तो जेल में क्यों थे ये साहब? ये कभी बताते हैं? जेल में कोई पुण्य काम करके ये नहीं पहुंचे थे। अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए इन्होंने हिंदुस्तानी जो कायदा है उसको इन्होंने तोड़ा। उस पर ये बात नहीं करते, ये इमोशनल बात करते हैं, इमोशनल अत्याचार करते हैं। आज तो मैं लगातार देख रहा हूँ जो भी भाषण आजम खान देते हैं इस समय, उस समय आंसू गिरा रहे हैं। अरे साहब, इतना शानदार काम आपने किया है तो इतने आंसुओं की जरूरत क्या है? अरे पूरा रामपुर डूब जाएगा आपके आंसुओं में अगर आप इतने आंसू गिराएंगे। अरे अपना काम बताइए ना, समाजवादी पार्टी के समय में आपने क्या काम किया ये बताइए ना। जो आपने यूनिवर्सिटी बनाई, जिसको आप कहते हैं कि दामन फैला करके हमने लोगों से पैसा मांगा। अरे साहब, किससे एकत्रित किया? अभी पिछला भाषण हुआ था आपका, मंच पर आप ही कह रहे थे कि रामपुर के किस आदमी ने हमें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा दिया। अरे साहब, पैसा आप कहां से लेकर के आए ये भी जनता को बताइए, ये भी दुनिया जानना चाहती है। बेवजह इमोशनल अत्याचार मत कीजिए। रामपुर के लोग अच्छी तरीके से जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। क्यों रहना है? इससे पहले भी उन्होंने इशारा कर दिया, लोकसभा में उन्होंने आपको हराया ना, आम चुनाव में उन्होंने आपको हराया ना। क्यों हराया? क्योंकि हमने शानदार काम किया। हमने रामपुर की तस्वीर बदली, जो दूसरे इलाके हैं उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर बदली। योगी जी और मोदी जी के शासन में अगर परिवर्तन आ रहा है, तब्दीली आ रही है ना, तभी ना हम लगातार जीत रहे हैं। ठीक है, लगातार आप जीत रहे हैं। के बाद आएंगे, जवाब लेंगे मेजर आशीष जी इस चीज का, लेकिन नितिन का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी से नितिन बने हुए हैं। नितिन, ये बताइए कि जिस तरीके से परिवार का पूरा मामला है, शिवपाल केंद्र में आ गए हैं, सुरक्षा घटाई गई, अब ये माना जा रहा है कि दफ्तर जो दिया गया था वो भी वापस हो सकता है, लेकिन जो रामपुर से चीजें बार बार उठ रही हैं, क्या रामपुर का विषय भी मैनपुरी में चर्चा का विषय है या फिर परिवार पर ही चीजें अटकी हुई है? देखिए, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आजम खान ने जो विवादित बयान दिया और कहा कि किस तरीके से अगर हमने हमारी 4 सरकारें रहीं और जुल्म और सितम किया होता तो पेट में पल रहा बच्चा पूछता कि आजम खान से कि बाहर आना है कि नहीं।
केशव मौर्य ने इस पर पलटवार किया। केशव मौर्य से जब एबीपी गंगा ने इस पर सवाल किया तो उप मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जुल्म सितम की इंतहा हो गई, तभी तो जनता ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया और आप किस मुंह से जुल्म सितम की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा केशव मौर्य ने कि आजम खान लगातार घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और वहाँ रामपुर से लेकर खतौली और खतौली से लेकर मैनपुरी हर तरफ कमल खिलने वाला है। तो कुल मिला के एक तरफ आजम खां पर केशव मौर्य हमला बोल रहे हैं, कहा जाए जो सियासी पारा है वो मैनपुरी का इस कदर कहा जाए हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है कि लगातार शहमात का खेल चल रहा है। पेंडुलम के सवाल पर भी कहा कि उप मुख्यमंत्री ने जो अभी थोड़ी देर पहले खंदौली गिरोर कस्बे से निकल कर गए हैं, उनका कहना है कि ये वाकई में शिवपाल सिंह यादव एक अस्थिर व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका भतीजा ही लगातार उनको फुटबॉल की तरह घुमाए हुए था, बेइज्जत कर रहा था। इसके साथ ही उन्होंने केशव मौर्य ने सिक्योरिटी कम करने की बात पर भी कहा कि जब चाचा और भतीजे आपस में लड़ रहे थे तो एक दूसरे की जान को खतरा था, इसलिए हमने शिवपाल सिंह यादव की सिक्योरिटी को जेड श्रेणी का किया, लेकिन जब दोनों एकजुट हो गए हैं तो अब जनता को खतरा हो गया है, इसलिए हम उनकी सिक्योरिटी जो एक विधायक सांसद का जो प्रोटोकॉल में निर्धारित सिक्योरिटी होती है उस सिक्योरिटी को दे रहे हैं, 22 श्रेणी की सिक्योरिटी दी है। तो इसमें ऐतराज क्या है? तो कुल मिला के कहा जाए वार पलटवार का खेल चल रहा है, शहमात का खेल चल रहा है। रामगोपाल यादव चुनाव आयोग बिल्कुल वार पलटवार तो चल रहा है। से मेजर सियासी साहब पारा मुस्कुरा बढ़ रहे हैं, गया उनके पास भी जाएंगे इस मुद्दे पर, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। आलोक जी के पास भी जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।